हम्म। फिर हमने कहा था कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है ना, दो चीजें काम करती है रेस्पिरेशन के अंदर। एक तो काम करता है इंटरकोस्टल मसल। हमने कहा था इंटरकोस्टल मतलब हो गया जो रिब्स के दरमियान मसल होती है ना। तवख मांस जब इंसान काटता है ना बेड को ईद के दिन, होता है ना वो तवख मांस के दो हड्डियों के बीच में मांस होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, इंटरकोस्टल मसल। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख पा रहे डायफ्राम, ये देखिए आप यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम अच्छी वाली, आप कल से अच्छी वाली, ये वाली, ये देखिए आप। ये हमारी लंग है ना, नीचे का यहाँ पे डायफ्राम। अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दो डिफरेंट प्रोसेसेस है। जब इंसान इनहेलेशन करता है या इंस्पिरेशन करता है, सांस अंदर लेता है, क्या है ऐसे, डायफ्राम जो है उसमें क्या हो जाता है, वो पुल्स डाउन, ये नीचे जाता है। अगर डायफ्राम ऐसा होगा ना, ऐसा यू मतलब उल्टा यू, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम इसको हो जाएगा, कनकेवनेस कम हो जाएगी इसकी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे समझ आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनहेलेशन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन, सांस अंदर ले रहे हैं, तो डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट। देखिए रिलैक्स फॉर्म में डायफ्राम ऐसा होता है, इस टाइम में क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, एक्सलेशन। मैं डायफ्राम कैसा होगा, ऐसा होगा डायफ्राम, पूरा डूम शेप्ड, रियल डूम शेप्ड। ठीक है, पूरा डूम शेप्ड। अब इस डूम शेप में थोड़ी शेप कम हो सकती है, मतलब ये थोड़ा ऐसा, ऐसे से थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अगर सांस में लूंगा तो उसको डायफ्राम कंट्रैक्शन। उस टाइम पे चेस्ट एक्सपैंड करता है। जब ये ऐसा था, चेस्ट को एक्सपैंड होने दे रहा ही नहीं है रिलैक्स फॉर्म में। अब रिलैक्स, अब समझ रहे, थोड़ा नीचे क्यों आ रहा है ऐसे, तो चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है और एयर अंदर घुस रहा है उसके बाद। क्योंकि जब चेस्ट एक्सपैंड होता है तो थोरैसिक वॉल्यूम, शाबाश, कल कहा था मैंने आपको, बढ़ जाता है। जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, अंदर प्रेशर कम और बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाहर से अंदर की ओर हवा घुस जाता है। लेकिन जब इंसान एक्सेलेशन करता है, एक्सपिरेशन करता है, सांस बाहर निकालता है, डायफ्राम रिलैक्स कर देता है, चेस्ट क्या करता है, चेस्ट इस टाइम पे कंट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम के रिलैक्सेशन से क्या होता है, चेस्ट कंट्रैक्ट वापस करता है, उसकी कंट्रैक्शन से ही सांस बाहर निकाल पाते हैं हम, एयर फ्लो आउट हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको समझ अच्छे से आएगा, अब ध्यान से देखिएगा। ये हमारी ट्रैक या विंड पाइप पे दो लंग्स है ना। ये हो गया इनहेलेशन टाइम पे डायफ्राम का हाल। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम करता है अलग थोरैसिक कैविटी को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, है ना, पेट और लंग का रीजन है ना, बीच में क्या हो जाता है यहाँ पे डायफ्राम। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, डायफ्राम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रीदिंग बाय एक्टिंग एज अ प्राइमरी मसल होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये क्या होता है, डूम शेप्ड, लोकेटेड बीनीथ द लंग्स एंड द हार्ट के नीचे होता है और लंग के नीचे होता है, सेपरेटिंग व्हाट, चेस्ट कैविटी फ्रॉम व्हाट, एब्डोमिनल कैविटी, है ना, पेट वाली कैविटी से। द डायफ्राम्स मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द, प्रेशर करता है क्रिएट, प्रेशर चेंज करता है क्रिएट, जिससे हम एयर को अंदर ला पाते हैं और बाहर निकाल पाते हैं। अब थोड़ा लिंक समझिए बिटवीन इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। देखिए जब डायफ्राम पुल डाउन करता है ना, अगर डायफ्राम ऐसा पे पुल डाउन करे, थोड़ा ऐसा हो रहा है इसको, ठीक है, कंट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, तो उस टाइम पे इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के दरमियान है, ये मसल यहाँ पे मसल होती है, ठीक है, वो पुल अप कर देती है। जब वो पुल अप कर देती है तब जाके क्या हो जाता है, हमारी लंग एक्सपैंड कर पाती है। तब जाके अंदर घुसना ना हवा, अंदर हवा घुसने से लंग एक्सपैंड कर देती है। लेकिन जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर देती है, नहीं मसल्स यहाँ पे, ये रिलैक्स कर देती है और डायफ्राम भी रिलैक्स कर देता है। तो ये होता है एक्सेलेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आज आ गया होगा। अब देखिए, आप एक्सपिरेशन हम पढ़ रहे थे कल, डायफ्राम रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स मतलब क्या हो गया, मूव्स अपवर्ड है, डूम शेप अगेन उसको बन जाती है, अगेन बिकम्स डूम शेप, ऐसा वाला। इन शॉर्ट आप ऐसे रखिए, आप अगर कुछ समझने का इतना रखिए याद। डूम मतलब रिलैक्सेशन का फेज, हवा इसमें आ रही है, थोड़ा ऐसा हो जाएगा इसको, हवा निकल रही है, ऐसा हो जाएगा वापस से डायफ्राम को। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती है कब, जब हम सांस बाहर निकालते हैं। इसका उल्टा क्या है, देखिए ऊपर, इंटरकोस्टल मसल्स जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो कंट्रैक्ट कर देते हैं कब, जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो इन शॉर्ट डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल करते कंट्रैक्ट जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाता है, सब कुछ है ना, ये पता ही, ये तो पता ही होती है। जैसे जब कहते हैं जब इंसान कहते हैं ना खतरनाक एक्सरसाइज, फिर क्या बोलते हैं एंड पे, कोच करो, क्या, रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं, पूरा छोड़ना होता है फिर अंदर का हवा। थोरैसिक वॉल्यूम होता है डिक्रीज, बिकॉज ऑफ इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स कर देती है तो उससे लंग वॉल्यूम भी हो जाता है डिक्रीज।
उससे अंदर का प्रेशर जो होता है वो इनसाइड लंग्स बढ़ जाता है। जब अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो एयर बाहर निकल जाता है, एक्सपिरेशन हो जाती है। ओके, एक्सपिरेशन खत्म। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक, वो है फोर्स्ड ब्रीदिंग। क्या है फोर्स्ड ब्रीदिंग? ध्यान से बात सुनिएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग जब इंसान करता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल्स एक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा। लेकिन जब इंसान डीप ब्रीथिंग करता है ना, फॉर एग्जाम्पल इंसान स्विमिंग करता है मुझे स्विमिंग करनी आती है, मैं कह रहा मुझे एलएसटी लाइसेंस भी है, लाइफ सेविंग टेक्निक लाइसेंस। इससे मुझे पता है वहां पे ब्रीदिंग की अलग टेक्निक होती है, ब्रीदिंग मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक होती है पानी के अंदर। तो वहां पे खतरनाक ब्रीदिंग, मैंने ब्रीदिंग प्रैक्टिस सीखी है लगभग 5 दिन तक। उसमें क्या करना होता है, मतलब आपको अपना, मतलब जो है ना आपकी, मतलब आप इंस्पायर कर रहे हैं ना हवा को अंदर, फिर नाक बंद करनी होती है। पहले दिन 1 मिनट, अगले दिन 1 मिनट 10 सेकंड, फिर अगले दिन भी 1 मिनट 20 सेकंड, ऐसे बढ़ जाता है इसको क्या, अंदर से कैपेसिटी बढ़ जाती है लंग की। तो उस टाइम पे एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प कर देती है, पेट की जो मसल्स होती है वो तक हेल्प करती है ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है। तो उससे ही स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इंसान को इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन, जब इंसान फोर्स्ड ब्रीथिंग करता है। इससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी बन जाती है इंसान की, लंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है इस चीज से। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होती है, वो होती है 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में एक इंसान जो होता है ना, हेल्दी इंसान, वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। लेकिन ब्रीथिंग क्या है, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? ब्रीथिंग इज, होती है ना आमतौर पर इनवॉलेंट्री होती है, मत पता ही होती है हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है ना, जो हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस होता है, वो अपना काम कर रहा होता है विदाउट अस नोइंग, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो ऐसा हो जाता है। सेम डाइजेशन भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है वो भी। अब स्पायरोमीटर की एग्जांपल, स्पायरोमीटर देखा होगा, जो होता है हार्ट पेशेंट, उनको बोलते हैं ना ऐसे, वो 3 बॉल्स ऊपर चढ़ जाती है ना। अब ये है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, वही ना जो मतलब मुंह में घुसाते हैं, नोज क्लिप होती है यहाँ पे, इसको चढ़ता है ऊपर तक ये पानी फ्लूइड। तो समझ आता है कि इंसान कितना हवा ले पाते हैं अंदर, एयर फ्लो की मेजरमेंट हो जाती है, कितना एयर फ्लो हो जाता है। ठीक है। चाहे एक्सपायर, मतलब यहाँ पे लेकिन ये करना है क्या, एक्सपायर यहाँ पे करना हो तो होता है इंस्पायर वाला ना, उसको कहते हैं बॉल चढ़ती है ऊपर, या फू करते हैं बॉल वैसे भी चढ़ जाती है ऐसे, अगर उल्टा करते हैं उसको। मेरा था हार्ट पेशेंट, इसलिए मुझे पता है, वो फिर गुजर गया, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। तो इट मेजर्स वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ऐसा हो जाता है ना। तो लंग फंक्शन चेक कर हो जाती है इसी स्पायरोमीटर से। और डायग्नोसिस हमें हो जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कि नहीं, सांस सही से ले पा रहा है कि नहीं, एयर फ्लो कितना आ रहा है इसमें, उसका मेजरमेंट हम करते हैं विद स्पायरोमीटर। एनसीईआरटी में स्पायरोमीटर बोला है, लेकिन फिर भी ये समझना ही क्या है। अब कुछ सवाल जो नीट में आ सकते हैं, वो हो गया क्या, इंस्पिरेशन हमने कल कहा था, सांस लेने को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं सांस ले रहा हूं, इसको हम क्यों बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग? बिकॉज लंग प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, लंग प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अंदर से मुझे लंग का प्रेशर क्या है, कम। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो ज्यादा है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो बाहर से हवा है वो अंदर आ जाएगी, तो अंदर का क्या होता है, प्रेशर कम, उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। दूसरी बात, व्हाट मसल इज प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर ब्रीदिंग, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, वो भी। व्हाट हैपेंस टू thoracic वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, thoracic वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। thoracic कैविटी का जो वॉल्यूम है वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बढ़ जाता है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वापस कम हो जाता है। स्पायरोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, लंग वॉल्यूम चेक करने के लिए, कितना वॉल्यूम है तुम्हारी लंग में, कितना पहुंचता है एयर, और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा है, वो स्पायरोमीटर ही चेक कर देता है। अब इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। लेकिन पहले हम करते हैं काम, हम एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ तक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है बहुत टाइम से। अब आपको एनसीईआरटी लगेगी बहुत आसान, पढ़ेंगे बहुत तेज तेज, तो इस पे अब आपको टाइम उतना वेस्ट नहीं करना है ना। ये रेस्पिरेशन इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, चैप्टर नंबर 14। एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, है ना, जब ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड्स को, ताकि वहां से हम एनर्जी निकाल सके, ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है हार्मफुल और टॉक्सिक होता है, उसको बाहर निकाल जाता है ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस।
हमने क्यों यहाँ का कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म मतलब जहाँ पे तोड़ना होता है चीजों को। रेस्पिरेशन में खाना टूट जाता है, उधर से एनर्जी निकल जाती है, तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद इट्स देयर फॉर एविडेंट दैट O2 जो होता है ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स, और CO2 जो है वो करते हैं कंटिन्यूसली करते हैं प्रोड्यूस सेल, और उसको बाहर निकालना होता है। तो इसको हम जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड इन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, you know that it's due to breathing. How do we breathe, वो पता है, respiratory organ और mechanism of breathing are described in the following sections of the chapter। अब देखिए सर, एनसीईआरटी में ज्यादा मजा आता है जब पढ़ने में देन लेक्चर। एनसीईआरटी में मजा आता है पढ़ने आपको? एनसीईआरटी तो थोड़ी आधा आधी बोलते हैं ना बीच में चीजें, तो इसको थोड़ा खोलना होता है पहले। हाँ, एनसीईआरटी लाता है ना कि हम जब भी इंसान बताते हैं ना हम रिलेवेंट पढ़ते हैं, कोई चीज रिलेवेंट लगता है कि एग्जाम में आ जाएगा, इंसान वो चीज़ पढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज जाता ही नहीं हूँ बहुत टाइम से ना। अब मुझे बोलता है सर तुम क्यों नहीं कॉलेज जाते हो, मुझे पता है वहाँ पे मतलब वो पढ़ाते हैं अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पढ़ाते हैं इरेलीवेंट। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के लिए, मुझे पता है उसमें वो सब नहीं आएगा। वो जाते पता नहीं किस किस लेवल तक किस किस खजाने पढ़ा रहे होते हो, तो मुझे पता है वो रेलिवेंट नहीं होता है। ऐसे ही लगता है क्या बच्चों को कि जो रेलिवेंट है वो एनसीईआरटी है, बाकी सब शायद एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है ना, ऐसा हो जाता है। हालांकि वो एक्स्ट्रा नहीं होता है, स्टार्टिंग से ही पढ़ा है ना आपने। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी ही पढ़नी थी स्टार्टिंग से। लोग पढ़ते ना एंड के दिनों पे एनसीईआरटी, लेकिन ये पहले से पढ़नी होती है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट कैसे है उसी एतबार से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है चेंज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इनवर्टिब्रेट्स लोअर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्पंज है, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म्स है, प्लेटी हेलमिंथीस है, वो करते हैं O2 को मतलब एक्सचेंज CO2 कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से वहां पे हो जाता है। मतलब ना डिफ्यूजन, हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, और एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थ फॉर्म जो है हमने कहा था वो करते हैं उनका देयर मॉइस्ट क्यूटिकल जो उनका होता है उनके स्किन के ऊपर। तो इंसेक्ट्स और जो होते हैं वहां पे क्या होता है, नेटवर्क का ट्यूब्स यानी कि ट्रेकेल ट्यूब्स। आप मानिए इंसेक्ट है ठीक है, अंदर से ट्यूब जैसे होते हैं बहुत सारे ट्यूब ना, ट्रेकेल ट्यूब्स, विंड पाइप बहुत सारी होती है मानिए एक हिसाब से, उससे हर टिश्यू तक पहुंचता है क्या O2, और हर टिश्यू से CO2 बाहर निकल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। जब भी लफ्ज आएगा ना वेस्कुलराइज्ड, मतलब हो गया जहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वेस्क्यूलराइज मतलब ब्लड वेसल्स जहां पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जो गिल्स होती है ना, कभी सोचा आपने गिल से कैसे मतलब ऑक्सीजन घुस जाता है, फिर वो हमारे खून में घुस जाता है, क्योंकि गिल्स जो होती है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती है, तो वहां होता है डिफ्यूजन उसके बाद। तो वेस्कुलराइज मतलब क्या होता है, वो होता है कंटेनिंग और सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लिवर होता है, ठीक है, हमारी जो किडनी होती है, क्यों लिवर कहते हैं ना खून, खून वहां तक पहुंच जाता है। ऐसी जो हमारी किडनी होती है वो भी खून साफ कर देती है ना, ब्लड प्योरिफिकेशन कर देती है, तो वहां तक खून को पहुंचना होता है ना, तो ब्लड वेसल्स लिवर और किडनी की जगह पे बहुत ज्यादा होते हैं। और बायोलॉजी में जब भी आप देखेंगे ना, वेस्कुलराइज्ड टिश्यू गेट्स गुड ब्लड सप्लाई। जो भी वेस्कुलराइज्ड टिश्यू होता है, मतलब क्या हो गया, वहां पे ब्लड वेसल ज्यादा है। अगर वहां ब्लड वेसल ज्यादा है तो ब्लड सप्लाई भी अच्छी मिलती है ऑक्सीजन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। आखिर ब्लड करता है क्या है? ब्लड चलाता है ना ऑक्सीजन को ही हमारी बॉडी में सारे को। अगर हम नाक बंद के हम क्यों मर जाते हैं? ब्लड से नहीं, क्योंकि ब्लड में CO2 बढ़ता है, O2 खत्म हो जाता है ना। तो इन कंट्रास्ट नॉन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू जो होता है वो हो गया वो टिश्यू जहाँ पे ब्लड वेसल नहीं होती है। हमारी जो आंख है ना, कॉर्निया या कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेज एंड टक्करलेज, ये कार्टिलेज, इसमें क्या हो, ये हाईली वेस्कुलराइज नहीं होती है, ठीक है, ये समझना है आपको। तो अब मैंने क्या कहा, गिल्स होती है हाईली वेस्कुलराइज्ड, और गिल से रेस्पिरेशन करने को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और लंग से रेस्पिरेशन करने को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वही बोल रहा है, आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं। आर्थ्रोपोड मतलब क्या होता है ना, आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्टा भी आ जाता है क्लास। आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स नहीं होते, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स में आते हैं बाकी, क्रैब है ना, क्रैब, वो इंसेक्ट नहीं होता है, वो होता है आर्थ्रोपोड। इंसेक्ट जो होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं 6 to 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जहाँ पे होती है आमतौर पे। तो ये चीज समझना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नेल, स्नेल इंसेक्ट है नहीं, स्नेल इज नॉट इंसेक्ट, स्नेल क्या है, मोलस्क। आम लोग पता होती है ये सब इंसेक्ट ही होते हैं, लेकिन
जोलॉजी वाले को पता होती है आर्थ्रोपोड अलग है, इंसेक्ट्स अलग है, क्रस्टेशियंस अलग है जो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं ना, वो क्रैब वैब जो खाते हैं, बिच्छू बिच्छू। एंड मोलस्क्स वेयर वेस्कुलराइज्ड बैग्स जो होते हैं ना, मतलब क्या होता है वेस्कुलराइज्ड बैग्स, वो बैग्स जहाँ पे हाई ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। जो लंग्स होती है, अगर लंग से कर देते उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन करते? लंग से रेस्पिरेशन करते मोलस्क्स, यानी कि हमारा स्नेल, ऑक्टोपस। और क्या इसको बोलते हैं, लेकिन ऑक्टोपस नहीं कहता उसको, उसको बोलते हैं गिल्स, ही होता है ना पानी के अंदर ही। तो समझना है कि आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक, मोस्ट सारे नहीं, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो गिल्स, वो लंग से कर देते हैं, ठीक है। एंड मोलस्क्स वेयर वेस्कुलराइज्ड बैग्स जहाँ पे होते हैं, मतलब ऐसे बैग जहाँ पे हाई ब्लड वेसल्स सराउंड करते हैं उसको, लंग्स, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ कहाँ गए, यहाँ देखिए, ये ऐसे नहीं बोल रहा है, यहाँ तक बोल रहा है अलग चीज, देखिए यहाँ तक एक एक पॉइंट। ये बोल रहा है स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स जो होते हैं, गिल से रेस्पिरेशन करते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स। लेकिन लंग से रेस्पिरेशन कौन करते हैं? वो करते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो जमीन पर होते हैं वो कैसे करते हैं? लंग से ही। जो पानी में होंगे कैसे करेंगे? गिल से ही। वही बोल रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोस्ट आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क वो पानी के अंदर ही होते हैं। वही बोल रहा है। इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट्स करते हैं ऐसे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी कि ट्रेकियल सिस्टम से। उसके बाद अब जो फिशेस है वो करती है यूज गिल्स, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फिशेस है वो गिल्स करती है यूज। एम्फीबियंस जो है ना, जैसे फ्रॉग है, वो करते हैं बोथ लंग और गिल इस्तेमाल। रेप्टाइल जो है वो लंग्स करते हैं यूज, बर्ड्स लंग्स करते हैं यूज, मैमल्स लंग्स करते यूज, रेस्पिरेटरी थ्रू लंग्स ना। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स लंग्स यूज करते हैं, फिशेस गिल्स यूज करती है। लेकिन एम्फीबियंस लंग्स के अलावा इस्तेमाल कर सकते किस चीज का? जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग की एग्जांपल है, वो लंग के साथ साथ इस्तेमाल कर सकता है अपना स्किन, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे लिखा है वो चीज कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एज वेल। दे कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स if they are on the land, if they are living the terrestrial habitat, and if they are in the water, they are living the aquatic habitat, then they are going to use their moist skin for respiration, that's called as cutaneous respiration. इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्पंजेस है, पॉलीफेरा, सिरेंटेटा, फ्लैटवर्म है, वो करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सीधे ही अपनी एंटायर बॉडी से। जो अर्थवर्म होता है उसको जो बाहर से क्यूटिकल होता है प्रेजेंट उसके स्किन पे, उधर से कर देता है वो क्या? डिफ्यूजन। साथ में ऑफ गैसेस, साथ में जो ट्रेकल सिस्टम होता है वो इंसेक्ट्स में होता है, ट्रेकल सिस्टम, यानी कि वहां पे पाइपें होती है बहुत सारी, वो हर एक सेल तक पहुंच जाती है। फिर हमने कहा एक होता है गिल, गिल का मतलब है स्पेशल वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर, जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती है। तो हमने कहा वो हो जाता है गिल से रेस्पायर करते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि वो पानी में होते हैं। और मोलस्क, मोस्ट ऑफ मोलस्क एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। लेकिन वेस्कुलराइज बैग्स होते हैं, पूरा बैग ही होता है जैसे लंग होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वो करते जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उसमें वर्टिब्रेट्स ज्यादा आ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फिशेस जो करती है गिल्स यूज। बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो रेस्पायर थ्रू लंग्स कर देते हैं। एम्फीबियन फ्रॉग की एग्जांपल है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है, क्योंकि वो एम्फीबियन है, वो दोनों जगहों पे होता है। तो उनका जैसी अडेप्टेशन होगी वो वैसी ही करेंगे रेस्पायर, उसी एतबार से। फिर हमने कहा था अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने कहा था वो हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का एक पेयर होता है, दो होते हैं वो, ओपनिंग अबव द अपर लिप के बस ऊपर होता है यहाँ पे। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, यहाँ पे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। उधर से फिर होती है पूरी क्या? नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज जो है वो खुल जाती है फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स जो होता है वो कॉमन होता है पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर फेरिंक्स खुल जाता है लैरिंक्स के अंदर, यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर। और वो वॉइस बॉक्स खुल जाता है फिर ट्रेकिया, यानी कि यहाँ पे विंड पाइप के अंदर। लैरिंक्स एक कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से बन जाता है ये भी, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हेल्प्स इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। जब इंसान खाना स्वेलो करता है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। यहाँ पे ग्लॉटिस होता है। ये आप मानिए फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है?
ट्रेकिया विंड पाइप हम जानते हैं क्या होती है। इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कल मैंने कहा था। हमने कहा कि यहाँ पे जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, इस जगह को। अब इसी ग्लॉटिस के ऊपर अगर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस। एपी मतलब जो ऊपर आ गया है, इसको बोलते हैं एपिकार्प, बाहर वाला साइड जो फ्रूट का होता है। तो एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस के बिल्कुल ऊपर आ गया है, उससे क्या होता है, जब इंसान खाना खा रहा होता है वो एपिग्लॉटिस जो है, वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ट्रेकिया विंड पाइप को बंद कर देता है, ताकि हमारा खाना खाते समय विंड पाइप से अंदर ना हो जाए और हमें लंग्स तक मसला ना पैदा हो जाए। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ताकि जो एंट्री ऑफ फूड है वो लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स की ओर ना जाए, है ना। क्यों फिर इंसान बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि लैरिंग्स होता है इफेक्ट। फिर लैरिंग्स से वो सीधे घुस सकता है कहाँ पे, मुसीबत आ सकता है अगर ट्रेकिया में घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पे एपिग्लॉटिस अपना काम कर देता है। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। जो ट्रेकिया विंड पाइप होती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो एक्सटेंड कर देता है मिड थोरैसिक कैविटी तक। जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है इसके मिड पोर्शन तक, यहां तक है ना। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप, अच्छा, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होती है ना, आपको ये समझ शायद नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमें पढ़ना है वर्टिबल कॉलम के अंदर। थोरैसिक रीजन होता है, लंबर रीजन होता है, वो हम देखेंगे वहां पे ना पीछे से। अगर पीछे कंपैरिजन में आगे देखेंगे, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है ना, ये पीछे वाला साइड है, यहाँ पे फिफ्थ वाला, उसके सामने देखेंगे ना, तो उस जगह तक क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे तक, वहां पे डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। आप मानिए यहां तक चल रही है विंड पाइप। अब विंड पाइप अचानक से बाइफरकेट कर रही है, यहाँ पे दो निकल रहे हैं, इसको ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, है ना। ब्रोंकाई दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रोंकाई, एक को बोलते हैं ब्रोंकस। तो अगर हम देखें ना बैक साइड पे, ये पता है कौन सा पोर्शन होता है, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे होती है। पीछे वर्टेब्रल कॉलम का फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रे, हम सब पढ़ेंगे, भी समझ जाएगा कोई चीज आगे पढ़ना है तो वहां पे होता है, ठीक है। तो ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स। जो ब्रोंकाई होती है ना, उसमें मजीद डिविजन्स हो जाते हैं इस ब्रोंकाई में, और मजीद ऐसे ऐसे नेटवर्क बन जाता है, और नेटवर्क, है ना, टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टेरिशरी ब्रोंकाई। अभी था प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, ये प्राइमरी है ना, फर्स्ट फर्स्ट डिग्री प्राइमरी। फिर आएगा सेकेंडरी, मतलब इसके हो जाएंगे दो हिस्से, मानिए फॉर एग्जाम्पल ये ना, ये था ऐसे, इसके हो जाएंगे दो हिस्से, हो गया सेकेंडरी। फिर इसके हो जाएंगे और दो हिस्से, हो गया आगे टेरिशरी। तो ऐसे चलते आगे आगे ना, नेटवर्क बढ़ जाता है, टेरिशरी ब्रोंकाई बन जाती है, फिर ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं, उनके और छोटे छोटे नेटवर्क्स। तो एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड पे कहां पहुंचते हैं वो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल मतलब जो एंड पे होते हैं, टॉप पोजीशन पे होते हैं, मतलब पूरा ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है। द ट्रेकिया जो विंड पाइप होता है। दूसरी बात, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी ब्रोंकाई जो होता है, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी जो होते हैं, उन सबको सपोर्ट कर देता है कौन, कल हमने कहा था, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। यहाँ पे होती है ऐसी रिंग, जैसी यहाँ होती है रिंग रिंग। अगर आपने काट को खाश किया होगा, मैं खुद ही खाश करता हूँ, फिर मैं उसके शेषनोर को अपने हाथ में ऐसे रखता हूँ, दादा वो टक्कड़ी जैसी होती है, वो खाते भी है ना, वो लगता है, फील होता है मुंह में टक्कड़ी, जो वो टक्कड़िश क्यों होती है, वो इनको सपोर्ट कर देती है, ताकि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, वरना ये कोलैप्स हो सकते हैं। आप सोचिए लंग कितना खतरनाक ऑर्गन है, हमेशा ऑक्सीजन देते छोड़ते छोड़ते कोलैप फटवाना चाहती है कभी, मतलब बैलों की तरह फट जाती है, क्यों, इसमें ये चीजें होती है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है gives rise to number of very thin irregular walled and vascularized bag structure called alveoli। ध्यान से समझना है। अब जो हर कोई टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, अब हमने कहा ट्रेकिया से खुल जा रहा है, ठीक, किसमें, ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर पूरे टॉप जो सरफेस के ऊपर है टेरिशरी ब्रोंक्यूल्स। फिर हम बोले जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, लेकिन वो कैसे होता है, बोल रहा है वही चीज, बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड। पहली बात, एल्वियोलाई थिन वॉल्ड होता है। दूसरी बात, इरेगुलर वॉल्ड होता है, वॉल यहाँ पे अच्छे से नहीं होते। तीसरी बात, वेस्कुलराइज्ड होता है, यानी कि यहाँ पे हाई नेटवर्क होता है प्रेजेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग। इसको हम बोलते हैं लंग। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। हमें क्या होती है, दो लंग्स, और दो लंग्स होती है डबल लेयर्ड प्लूरा से क्या कवर। प्लूरा हमने कहा था
वो लेयर होती है जो बाहर से लंग को कवर कर देती है, लेकिन वो दो हो सकती है। एक तो होती है अंदर वाली, उसको क्या बोलते हैं हम, विसरल प्लूरा, और बाहर वाली उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। विद प्लूरल फ्लूइड जो उनके दरमियान में होता है, बिटवीन विस्टल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा, यहाँ होते हैं विस्टल फ्लूइड। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, फ्रिक्शन कम हो जाता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इज इन क्लोज कंटैक्ट, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि पेराइटल प्लूरा, वो होता है इन क्लोज कंटैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। ठीक है, जो थोरैसिक लाइनिंग होती है ना, उसके साथ वो क्लोज कांटेक्ट में होता है। जो वेर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा जो होता है, इज इन कंटैक्ट विद द लंग सरफेस, है ना, जाहिर सी बात है वो लंग सरफेस का होता है। इन शॉर्ट, जो विसरल प्लूरा होता है, जो अंदर वाला प्लूरा होता है, वो होता है किसके साथ कनेक्टेड, कंटैक्ट में लंग जो ना बाहर वाला होता है, यानी कि देखिए जो बाहर वाला होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। वो होता है इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक, है ना, जो बाहर से थोरैसिक लाइनिंग होती है। जो अंदर का इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, वो होता है इन कांटेक्ट किसके साथ, जाहिर पता अंदर से, तो अंदर से लंग्स के साथ ही होगा, विद द लंग सरफेस। उसके बाद द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यहां से अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो पहुंच जाते हैं, constitute द कंडक्टिंग पार्ट, इसको बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग पार्ट, जो कंडक्ट करता है। अभी तक गैस एक्सचेंज नहीं होती, बस कंडक्शन हो रही होती है। वेयर इज द एल्वियोलाई जो होता है, एंड देयर डक्ट्स, जो उसके डक्ट्स होते हैं, ठीक है, पाइप जैसी होती है, वो बनाती है क्या, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वही होता है असली डिफ्यूजन, कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर, पहुंचाता है कंडक्टिंग पार्ट एल्वियोलाई तक। तो क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं हमारी नेजल पैसेज में या कहीं पर ट्रैप हो सकते हैं, वो एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचते हैं। तो क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई भी कर देता है इसको, ह्यूमिडिफाई मतलब इसको मॉइस्चर भी कर देता है, ठीक है, इसको हॉट भी कर देता है, गर्म भी कर देता है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, जैसा बॉडी टेम्परेचर होता है एयर वैसा ही बन जाता है, किसकी वजह से, कंडक्टिंग पार्ट की वजह से, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जो एक्सचेंज पार्ट होता है जहां पे गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है एल्वियोलाई के पास, सैक लाइक जो होते हैं, तो वहां पे असल में डिफ्यूजन हो जाता है ऑफ O2 एंड CO2, है ना। O2 घुसता है, CO2 निकलता है, O2 घुसता है, CO2 निकलता है, बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के दरमियान में। लंग्स जो होती है, दे आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, इसको बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर, विच इज एनाटोमिकली अगर देखेंगे अंदर से एक एन एयर टाइट चैम्बर अंदर से होता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि लंग में हल्का सा एयर होता है अंदर से, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, लंग में हल्का सा एयर रह जाता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगर वो खत्म हो जाएगा, लंग फट जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, वो होता है। अगर इंसान सांस पूरी एक्सेल ही करे, स्टिल अंदर से कुछ ना कुछ हवा होती है, वो हम देखेंगे। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, है ना, वो कहाँ बन जाता है, पीछे पीछे से, बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जो थोरैसिक चैम्बर होता है, वो बन जाता है पीछे की तरफ से, कैसे, वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली जो है बाय स्टर्नम, है ना, आगे से होती है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, पीछे से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, बीच में क्या होता है, थोरैसिक चैम्बर। तो ऐसे ही बन जाता है ना ये चीज, वही बोल रहे हैं। लेटरली बाय द रिब्स, साइड साइड से क्या होता है, इसको रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड क्या होता है, नीचे की साइड से, वहां पर डूम शेप डायाफ्राम, जो करता है थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर देता है। एनाटॉमिकल सेटअप अगर देखेंगे ऑफ लंग्स, इसका देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर इन thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity, थोड़ी सी भी अगर thoracic cavity में चेंज आ गई, will be reflected in the lung pulmonary cavity। जैसी thoracic cavity हो जाती है ना, बड़ी हो जाती है, तो लंग भी बड़ी हो जाती है, उसी एतबार से, नहीं पता ये चीज। या हम बोलेंगे pulmonary cavity। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter pulmonary volume, को हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। इसको मदद करते हैं कुछ मैकेनिज्म होता है, जिसने यहाँ पे लिखा है। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होगी, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर, जो हम बाहर निकालते हैं, इज रिलीज आउट। डिफ्यूजन ऑफ गैस होती है CO2 को होता है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जो एल्वियोलाई का क्या होता है, मेम्ब्रेन,
इसके अक्रॉस क्या होता है, ये O2 के साथ है ब्लड में, मानिए ये ब्लड है, ये क्या है एल्वियोलाई। और O2 आएगा ना ब्लड में, ऐसे O2 आएगा ऊपर से नीचे, और CO2 निकलेगा ब्लड से, यहाँ से ब्लड है ना, आएगा ब्लड से, घुसेगा वापस एल्वियोलाई से, घुसेगा थ्रू ब्रोंक्यूल्स, निकल जाएगा बाहर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज हमने देखा, ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन चैप्टर 12 हमने किया था। अब ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेज, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर को हम ड्रॉन इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन जहाँ पे हम एल्वियोलर एयर को, जो अंदर से होते हैं एल्वियोलर में बचा होता है एयर, उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है। एल्वियोलाई कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं एल्वियोलाई, बहुत ज्यादा। इनका सरफेस सरफेस एरिया क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर खोलेंगे ना एक मैदान के जितना आ जाएगा, ये पूरी लंगना खोलेंगे एल्वियोलाई सारा। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient। प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ बनाना होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जहाँ पे कहीं पे कम होगा प्रेशर, कहीं पे ज्यादा। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग जहाँ पे होगी कम ज्यादा, बिटवीन लंग और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पता है ना आपको। इंस्पिरेशन कैसे हो जाती है, जब प्रेशर जो होता है विद इन द लंग्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है, जब वो कम हो जाता है, और ज्यादा क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर से अंदर आवाज आता है, अंदर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर कंपैरिजन लेंगे, नेगेटिव उसको माना जाता है उस एतबार से। तो सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस, हम हवा छोड़ते हैं व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हम हवा तब छोड़ पाते हैं जब अंदर जो लंग के अंदर प्रेशर होता है इज हायर, वो ज्यादा होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर से प्रेशर ज्यादा है, बाहर से कम है, तो बाहर से अंदर से बाहर निकल जाएगा हवा, है ना। द डायफ्राम इन स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जो हम जानते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल जो होते हैं, जो रिब्स के दरमियान में होते हैं, वही करते हैं जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इंस्पिरेशन जो है वो इनिशिएट कर देता है, कैसे हो जाती है वो, जब कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो जाता है। तो जब भी कंट्रैक्शन डायफ्राम की हो जाती है, इंस्पिरेशन भी उस टाइम पे हो जाती है, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, है ना। इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ऐसे लंग बढ़ जाती है, ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। वो कैसे हो जाता है, वो तब हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक वैल्यूम चैम्बर, तब हो जाता है कैसे, देखिए इसमें हमें लिखा है, जब इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो कर देती है अपना काम, और कंट्रैक्शन डायफ्राम जब हो जाता है, उससे क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर ऐसे बढ़ जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऐसे बढ़ जाती है इसकी, है ना, ऐसे ऊपर आ जाता है। इसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एयर एंटरिंग लंग्स, घुसा एयर लंग में, हाँ। ये हो रहा है कब, दिस इज इंस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेना। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, ए ना इंस्पिरेशन, और बी क्या है एक्सपिरेशन, सांस छोड़ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब इंसान सांस लेता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। डायफ्राम क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। अगर डायफ्राम ऐसा था, वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, कंट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगी, तो थोड़ा नीचे जाएगा डायफ्राम। तो उससे क्या होगा, जो रिब केज होगा, अब देखिए रिब्स एंड स्टर्नम रेज हो रहा है, जो स्टर्नम है ना, ये ब्रेस्ट बोन जो सामने होती है, और रिब्स, और ये रेज के नहीं, हाँ। अब वापस आ रहे नीचे, हाँ ऐसा हो जाता है। अब देखिए, अब जब मैं हाथ सांस छोड़ रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है, रिलैक्स, यानी कि वापस ऐसा हो रहा है, इसको डूम शेप्ड वापस बन रहा है। एंड आर्च अपवर्ड्स, आर्च मतलब है ना ऐसे, जैसे आर्च ना, वो आर्च बोलते हैं ना, आर्च तीर कमान को, वापस आर्च ऐसे बन रहा है इसको, ठीक है, अपवर्ड। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, वापस आ गए, देखिए आगे ना ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये होती है एक्सपिरेशन, ये इसे यहाँ पे समझा दी है। अब ये इसने थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में लिखा है, द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये हो गया जब इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो करता है क्या, जब उसमें हो जाती है क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कंट्रैक्ट कर देते हैं, तो उस मौके पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ जाती है। लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है, मैं वो दिखा डायग्राम में, वो लिफ्ट अप कर देती है रिब्स को, ठीक है, एंड द स्टर्नम, स्टर्नम और रिब्स को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल उठा देती है, ठीक है, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए दो एक्सिस होती है,
एक तो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, क्या होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। दूसरा होता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब मानिए ऐसे ग्रोथ होना, ऐसे लंबाई बढ़ जाना, लंबाई। डोर्सो वेंट्रल मतलब क्या हो गया, ऐसे बढ़ जाना, चौड़ाई बढ़ जाना, ठीक है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बढ़ जाती है, किसकी, थोरैसिक चैम्बर की बात है। थोरैसिक चैम्बर जो होता है उसकी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस तब बढ़ जाती है जब हो जाती है कंट्रैक्शन ऑफ व्हाट, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल्स, जो अंदर वाले इंटरकोस्टल्स होते हैं। एक और बात, इसका उल्टी बात, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस कब बड़ी हो जाती है, कब बड़ी हो जाती है, कब वो थोरैसिक थोरैसिक चैम्बर का जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है ऐसे, वो तब बड़ी हो जाती है जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कंट्रैक्ट करते थे, है ना, जो कि यहाँ पे संध्या है। रिब्स और स्टर्नम तब बढ़ रिब रेज हो जाते हैं जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करते थे, कंट्रैक्ट करते थे। वही, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। इससे ही जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है ना, आप लिखिए ऐसे यहाँ पे इक्वेशन एक, आप लिखिए थोरैसिक वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है जो लंग का वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा खुद ब खुद। बात है पॉसिबल, अगर मैं अंदर से हवा नहीं घुसा लंग्स में तो कितना बड़े हो जाएगी ये चीज, तो वही बात है। एज एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम अगर हो जाएगा, डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। ये समझना चाहिए ये पॉइंट। ध्यान से देखिए, बोल रहा है जो इंक्रीज होता है इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, जो हमारी लंग है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, उससे डिक्रीज हो जाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यानी कि जो विद इन द प्रेशर, जो विद इन द मतलब ये जो था ना ये लंग प्रेशर, वो कम हो जाता है जब पल्मोनरी वॉल्यूम उसके अंदर बढ़ जाता है। उसके अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम की बात हो रही है, प्रेशर की बात नहीं होती है। अगर आपने पढ़ा होगा ना बॉयल्स लॉ, वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ही है, मुझे ये भूल गया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है ना यही, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल है ना, वो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जब इंसान करते हैं इंजेक्शन, ठीक है, अगर वॉल्यूम इस अभी इसमें क्या है मतलब, अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कम कर रहे हैं, ठीक है, और है ना वॉल्यूम कम ऐसे ऐसे, तो प्रेशर बढ़ जाता है ना उस चीज से। तो वही समझाया ऐसे यहाँ पे ये चीज, है ना, बॉयल्स लॉ शायद ये बोलते हैं ना। तो वही चीज है ना यहाँ पे बोल रहा है, एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, जितना बढ़ रहा है अंदर से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना प्रेशर कम होगा ना। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर ये बड़ा गिलास है ना, मैं इसमें पानी रख रहा हूँ कम ही मतलब, ठीक है, नहीं इसमें ऐसी मिसाल नहीं है, पाइप है ना, पाइप का एग्जांपल है। अगर पाइप का मतलब गोल बड़ा है, मतलब बड़ी पाइप है, लगता है क्या है प्रेशर कुछ नहीं आ रहा है, इतना वॉल्यूम है पाइप को, प्रेशर लगता ही नहीं है। जब हम पाइप को छोटा बनाते हैं तो प्रेशर क्या स्पीड से बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम जितना कम होता है प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम, उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा अंदर से लंग में वो कम हो जाएगा, अब ये बड़ी हो रही है, अब उतना प्रेशर नहीं रहेगा इसको, वो चीज है। तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उससे कम प्रेशर होता है कहाँ पे, अंदर सेल के। तो अगर अंदर से प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव द लंग्स, वैसे ही आता है बाहर से हमें अंदर हवा, क्योंकि अंदर जब वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ा मैंने वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया अंदर से कम हो गया, जब प्रेशर अंदर से कम हो गया, बाहर से प्रेशर क्या है ज्यादा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो बाहर से आएगा हवा, अंदर घुस जाएगा। ये बहुत डिटेल्ड है ना, ये समझना अच्छे से।